भाभी चाय नाश्ता कुछ बना, मेरा ऑफिस है, देर हो जाएगी। अरे ओ जानकी देवी जी, बन गई चाय या नहीं? इतनी घाई रहती है तो सुबह उठकर खुद बना लिया करो, मुझे क्यों तंग करते हो? जा रही हूँ बनाने। इतना कहकर जानकी जी रसोई में जाती हैं और चाय बनाती हैं। वहीं शीतल रसोई में जाकर फ्रिज से जैम निकालकर ब्रेड पर लगा देती है और दोनों चाय और ब्रेड जैम टेबल पर रख देती है। ये कोई नाश्ता है क्या? 10 बज रहे हैं, ऑफिस के लिए ऑलरेडी हम लेट हैं। ये रोज रोज किचन में गैस के सामने मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता, और इतनी जल्दी जो बनता है सो बना दिया मैंने। मुझसे गैस के सामने ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता, तो आप चाय पीकर ही आज ऑफिस चले जाओ। और टिफिन? वो तो बना ही नहीं, सॉरी, और अभी मूड नहीं है। तुम्हें पता है कि हम बाहर का खाना नहीं खाते और दूसरों के हाथ का बनाया खाना हमें पसंद नहीं, इसलिए घर में कुक भी नहीं रखा। घर में हर काम के लिए नौकर है, सिर्फ खाना ही तो बनाना है। नौकर तो तैयारियां भी करके दे देते हैं, फिर भी तुमसे नहीं होता। हम बड़े घर की हाई क्लास सोसाइटी की औरतें हैं, अब किचन में नौकरानी की तरह काम करिए, अच्छा लगता है क्या? फिर भी गनीमत है कि जब हमारा मन करे तो हम खाना बना ही देते हैं। इतना कहकर जानकी जी अपनी चाय के कप से चुस्की लेने लगती हैं और घर के तीनों मर्द चाय और ब्रेड जैम खाकर ही ऑफिस चले जाते हैं। वे बाहर नहीं खाने जाते, जिस कारण उन्हें दिन में जूस पीकर ही पूरा दिन काटना पड़ता है। और रात में फिर से वही कहानी, औरतें बाहर किटी और क्लब में और घर के मर्द देर रात किचन में। इन सब के कारण जीवन जी की तबीयत अब खराब रहने लगी थी और कुलवंती जी तो पहले से ही बीमार थी। जानकी और शीतल न उन्हें टाइम से दवा देती न खाना, जिससे अब उनका बिस्तर से उठना बड़ा भारी हो जाता था। ऐसे दिन बीत रहे थे और एक दिन, अजी देखिए तो ये फोटो, कितनी मॉडर्न लड़की है ना। मेरी फ्रेंड ने अपनी बेटी के लिए शुभम को पसंद किया है। मुझे तो तानिया बहुत पसंद है। अगर ये हमारी बहू बन जाए तो सास बहू जेठानी और ननद सबकी खूब जमेगी और लोगों के घरों में होने वाला कलेश भी खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी कलह तो तू है बहू, घर का सारा कलह तेरी वजह से है। अपनी फ्रेंड को मना कर दो, शुभम की शादी हम तानिया से नहीं करेंगे। तुमसे क्या करना, मेरे शुभम से पूछूंगी मैं। वहीं शाम में जब शुभम घर आता है, भैया देखो, माँ ने आपके लिए लड़की पसंद की है, कैसी है? हमारे घर में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। भाभी और मुझसे भी खूब जमती है तानिया की। इतना सुनकर ही शुभम समझ जाता है कि माँ ने वैसी ही लड़की पसंद की होगी जो काफी मॉडर्न हो और घर न संभाल सके। शुभम लड़की के फोटो देखे बिना ही मना कर देता है, जिसके बाद अब जानकी जी शुभम की शादी के पीछे पड़ जाती हैं और अब आए दिन वो शुभम को मॉडर्न लड़की के फोटो दिखाती रहती हैं। एक दिन, बेटा जीवन, मुझे लगता है अब हमें शुभम की शादी कर देनी चाहिए। अब शुभम की शादी की उम्र भी हो गई है। हाँ माँ जी, मैं तो कब से कह रही हूँ शुभम को, वो ही शादी के लिए तैयार नहीं है। हमें घर संभालने वाली बहू चाहिए, घर नाश करने वाली नहीं। बेटा मैं तो कहती हूँ कि इस बार हम गरीब घर की लड़की लाएंगे। हम खुद इतने अमीर हैं और अमीर घर की 2 बहुएं घर में आ चुकी हैं। देख ही रहा है, पैसों के आगे किसी को नहीं पूछती। गरीब घर की लड़की आएगी तो सबकी इज्जत करेगी और पैसे भी संजोना जाएगी, वरना अगर एक और अमीर घर की बहू आ गई तो घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। अगर शुभम को ऐतराज ना हो तो हम उसकी शादी किसी गरीब घर की लड़की से कराएं, जिसने परेशानियां झेली हो, ताकि वो हमारा बड़ा बंगला अच्छे से संभाल सके और सबको साथ लेकर चल सके। जिसके बाद जीवन भी शुभम से इस बारे में बात करते हैं और शुभम को भी उनकी बात से कोई ऐतराज नहीं होता और वो शुभम के लिए अब गांव की एक अच्छी और सिंपल संस्कारी लड़की की तलाश करना शुरू करते हैं। ऐसे एक बार जीवन भी शुभम और प्रतीक के साथ अपनी नई फैक्ट्री के काम के सिलसिले में शहर से दूर एक गाँव में जाते हैं। पापा, बहुत तेज से प्यास लगी है। मुझे भी, यहाँ तो गर्मी भी बहुत है और बोतल का पानी खत्म, दूर दूर तक कुछ दिख भी नहीं रहा है। वो सामने देखो, एक कुएं पर लड़की पानी भर रही है, हम उससे पानी मांग लेते हैं। जिसके बाद तीनों सामने कुएं पर जाते हैं और गांव की एक लड़की नीता जो कुएं से पानी भर रही थी उससे पानी मांगते हैं। नीता तीनों को पानी पिला देती है और बोतल भी भरकर दे देती है। थैंक यू बेटी, पानी के लिए। मोस्ट वेलकम काका जी। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। जीवन जी तकरीबन 2 हफ्ते उस गांव में रहते हैं। नीता का घर फैक्ट्री के पास ही था, जिस कारण सुबह शाम उन्हें नीता वहां दिख जाया करती थी। शुभम, प्रतीक और जीवन जी देखते हैं कि गांव में कोई सुविधा न होने के बाद एक गरीब लड़की कैसे अपना घर संभाल रही है। नीता चूल्हे के धुएं में खाना बनाती और बूढ़े माँ बाप की सेवा करती, कुएं से पानी लाती, उनके कपड़े धोती, घर को लीपती पोतती, हर काम करती। नीता का यही हार्ड वर्क शुभम, उसके पापा और भैया को पसंद आता है। वहीं 2 हफ्ते में शुभम की नीता से दोस्ती भी हो जाती है। एक दिन, बेटा शुभम, यहाँ 2 हफ्ते रहकर मुझे एक लड़की पसंद आई है। अगर तुझे ऐतराज ना हो तो शादी की बात करूं? पापा, मुझे भी एक लड़की पसंद आई है। अरे मैंने भी शुभम के लिए एक लड़की देखी है।
कहीं हम तीनों नीता की बात तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं भी, अगर तुझे ऐतराज ना हो तो हम नीता और तेरी शादी की बात करें। मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है भैया। फैक्ट्री का काम होते ही तीनों लौटकर घर आते हैं और अपने बड़े बंगले में गरीब बहू लाने की बात सबसे बताते हैं। ओह माय गॉड, अब भैया एक गांव की गवार से शादी करेंगे? नेवर, मैं एक गांव की गरीब लड़की को अपने बड़े बंगले की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। इससे मेरा और हमारे बंगले का रेपुटेशन कंक्रीट में मिल जाएगा। माँ जी, वो मिट्टी होता है। बहू, यहाँ तो कंक्रीट ही मिलेगी, मिट्टी तो मिलेगी नहीं। इसीलिए कंक्रीट बोला मैंने। और भावनाओं पर जा, शब्दों को मत पकड़। बड़े बंगले की तीनों औरतें बड़े बंगले में गरीब बहू लाने के बिल्कुल खिलाफ थी। बेटा, मैं शुभम के फैसले से बहुत खुश हूँ और जिसे भी इस बड़े बंगले में गरीब बहू के आने से कोई ऐतराज हो तो तिजोरी की चाबी यहाँ रखे और अपने मायके चली जाए। दादी की यह बात सुनकर जानकी और शीतल दोनों की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद बड़े बंगले के जीवन जी अपने परिवार के साथ गरीब घर की बहू का रिश्ता लेकर जाते हैं। वहीं यह देखकर गांव के लोग और नीता के माता पिता सभी हैरान थे कि इतने बड़े बंगले का रिश्ता हमारी गरीब बेटी के लिए आया है। पड़ोसी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मुझे तो लगता है इस नीता ने शुभम पर कोई काला जादू किया है, तभी तो इतने बड़े बंगले का रिश्ता इस गरीब को अपनी बहू बनाने के लिए आया है। ये तो कोई चमत्कार से कम नहीं है कि एक बड़े बंगले के बेटे का रिश्ता गरीब बहू के लिए आए। सभी तरह तरह की बातें कर रहे थे। वहीं नीता का घर देखकर तीनों औरतों का मुंह बना था। दिस प्लेस इज सो डर्टी। पापा, हम इतनी गंदी जगह की बहू को अपने घर लेकर जाएंगे? इनके घर में तो बैठने के लिए एक चेयर तक नहीं है। इनका घर देखकर ही मुझे उल्टी आ रही है। कितने गरीब हैं ये लोग। खाना कैसे अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हैं चूल्हे पर। आप लोग क्या देख रहे हैं? इस गरीब बहू के लिए बड़े बंगले के बेटे का रिश्ता लाए हो? वही बहू जो तुम दोनों तुम्हारी बेटी में नहीं है। संस्कार। इतना सुनते ही तीनों का मुंह बंद हो जाता है, जिसके बाद जीवन जी और कुलवंती जी नीता के माता पिता से रिश्ते की बात करते हैं। भाई साहब, हमारी बेटी गांव में पढ़ी है, उसे शहर की तरह इंग्लिश बोलने नहीं आता और तो और बहुत मुश्किल है कि वो शहर के रीति रिवाज में ढल सके। बेटी, चिंता ना करो, समय के हिसाब से सब ढल जाते हैं। हम बहुत गरीब हैं, देने के लिए हमारे पास दहेज भी नहीं है। अरे आप चिंता न करें, हमारे लिए दुल्हन ही दहेज है, हमें दहेज नहीं चाहिए। इतना सुनकर भरत और मीनल जी काफी रिलैक्स हो जाते हैं और शादी पक्की हो जाती है। शादी का सारा इंतजाम जीवन जी करते हैं और बड़ी धूमधाम से नीता और शुभम की शादी कराते हैं और उसे अपनी घर की बहू बनाकर लाते हैं। इतना किसके पास पैसा है कि लड़की वालों का खर्चा भी खुद उठाएं? पता नहीं क्या दिख गया इस गांव की गरीब गंवार बहू में जो पापा जी इसे बड़े बंगले में ले आ रहे हैं। तीनों चिड़ी हुई थी। वहीं नीता विदा होकर ससुराल आती है। जानकी बिना मन के नीता की आरती उतारती और उसका गृह प्रवेश करवाती है। चलो आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, बड़े बंगले का आलीशान कमरा। नीता चारों तरफ नजर दौड़ाकर अपना बड़ा बंगला देख रही थी। बड़ी बड़ी खिड़कियां, दरवाजे, ढेर सारे कमरे और आलीशान फर्नीचर, ऊपर से शादी के कारण बंगले की सजावट। नीता को अब महलों की रानी जैसा फील आ रहा था। ऋतु नीता को कमरा दिखाती है। वहीं नीता जैसे ही कमरे में जाती है, बड़े बंगले की बड़ी सी पलंग पर नीता को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वहीं अगली सुबह नीता जल्दी से उठकर बड़े बंगले की खुद सफाई करने लगती है। ये मोरी अम्मा, ये इतना बड़ा बंगला है। सासू अम्मा, जेठानी जी और ननद जी कैसे इसकी सफाई करती होंगी? बाप रे, हालत तो खराब ही हो जाती होगी। नीता सुबह 4 बजे से ही लगी थी। बंगले में झाड़ू पोछा करके नहाने जाती है और तैयार होकर बंगले के मंदिर में आती है। मंदिर में भगवान की सोने की मूर्ति थी। ये देखकर नीता हैरान हो जाती है। वह भगवान का मंदिर साफ करके उनकी पूजा करने लगती है। नीता धूप बत्ती जलाकर जैसी आराधना करना शुरू करती है, घर बंगले में लगा सायरन धुएं के कारण बजने लगता है। सायरन की आवाज से डरकर सब उठकर हॉल में आते हैं। जल्दी से फायर ब्रिगेड बुलाओ, कहीं आग लगी है। कौन से कमरे में आग लगी है? सब जल्दी बाहर चलो, अगर बंगला जलने लगा तो हम भी जलकर मर जाएंगे। धुआं उठा नहीं कि आग आग चिल्लाकर घर उठा लो। आग लगी कहाँ है ये तो देखो। प्रतीक और शुभम पूरा बंगला छान मारते हैं, उन्हें कहीं भी आग नहीं दिखती। अरे ये पुलिस सवेरे सवेरे घरवा में काहे आई है? चोर घुस आए हैं क्या बंगला में? ओ, ये इतनी गंवार है, इसे इतना नहीं पता कि बड़े घरों में फायर प्रिवेंशन के लिए सायरन होते हैं। तभी नीता के हाथ की धूप बत्ती देखकर जीवन सब समझ जाते हैं। माँ सही कह रही थी, इन लोगों ने सच में बात का बतंगड़ बना दिया। नई बहू मंदिर में धूप बत्ती जला रही थी, ये उसी के धुएं के कारण सायरन बजने लगा। टू स्टूपिड, ये लड़की कितनी गंवार है, हमारे घर में इतनी सुबह सुबह सबको परेशान कर दिया। ओए लड़की, इस घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता, इलेक्ट्रिक दिया रखा है वो जला दे। आइंदा ये धूप बत्ती मत जलाना, परेशान कर दिया सबको। जानकी की हो गई है,
अभी साठा लगा नहीं, लेकिन अभी से तू सकिया गई है। पूजा पाठ करने से घर की पनौती दूर होती है। ओह आई सी, हम प्रेयर नहीं करते ना, इसीलिए पापा ने घर में ये पनौती ले आई। बेटा खुद की बुराई खुद से नहीं करते हैं। और अभी सभी जाओ, जाकर नहा कर आओ, आज बहू की पहली रसोई है, सभी साथ में पूजा करेंगे। दादी के सेवेज रिप्लाई से ऋतु का मुंह बन जाता है और सभी अपने कमरे में चली जाती। हाँ, जिस गंवार की वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ गया। ओह गॉड। सभी तैयार होकर नीचे आते हैं, जहां नीता सभी को आरती देती है और अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है। ये रसोई में का कर रखा है, हमने तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ तो चूल्हा है या नहीं, ये गैस कैसे जलाते हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। एक काम करे थे, हम बाहर से मिट्टी लाकर चूल्हा ही बना देते। जिसके बाद नीता बड़े बंगले के गार्डन एरिया में जाकर गार्डन से मिट्टी खोद कर लाती है और छत पर चूल्हा बनाकर गार्डन के पौधों की लकड़ी तोड़कर ले आती है और चूल्हा जलाती है। जानकी जी के बड़े से बंगले की छत से धुआं आते देखकर पड़ोसनें हैरान हो जाती हैं। वहीं जब वो छत पर देखती हैं तो जानकी की नई बहू चूल्हा जलाए होती है। अरे अरे, ये जानकी आंटी की नई बहू कितनी गंवार है। देखो तो घर में इलेक्ट्रिक चूल्हा होने के बाद भी ये मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। लेकिन इन्हें चूल्हे के लिए मिट्टी और लकड़ी कहाँ से मिली? पड़ोसन नीचे देखती हैं तो नीता पौधों की लकड़ी तोड़कर ले आई थी। ओ, ये जानकी की नई बहू तो काफी गंवार है। देखो तो जानकी के गार्डन का सत्यानाश कर दिया है। बड़े बंगले की छत पर चूल्हे का ढेर सारा धुआं निकलते देखकर अब घर वाले हैरान हो जाते हैं कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। तभी एक पड़ोसन आवाज लगाती है, अरे ओ कुलवंती काकी, अपने कुल की लाज बचा लो, पूरी सोसाइटी में धज्जियां उड़ जाएंगी इज्जत की। वरना जाओ, देखो तुम्हारी बहू छत पर चूल्हा जला बैठी है। सभी छत पर जाती हैं तो देखते हैं कि नीता चूल्हे में खाना बना रही थी। वहीं आस पड़ोस की औरतें अपनी खिड़की और छतों से ये देखकर नीता का मजा ले रही थी और वीडियो बना रही थी कि कैसे बड़े बंगले में गरीब घर की बहू चूल्हे पर खाना बना रही है। और लाओ गरीब घर की बहू, इसे तो बिल्कुल भी ढंग नहीं है, सब कबाड़ कर रखा इसने। अम्मा जी, काहे के लिए कुकरावन नहीं भौंक रही हो, मतलब चिल्ला रही हो? गला बैठ जाएगा। हम तो पहली रसोई का खाना बना रहे थे, देखो खाना तैयार भी हो गया। नीता को समझ ही नहीं आता कि लोग क्यों ऐसे देख रहे हैं। उसे लगता है कि चूल्हे पर बहुत दिन बाद खाना बनते देख रहे हैं तो वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। नीता नीचे डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगाती है। सभी जैसी बहू के हाथ का बना खाना खाते हैं तो नॉट बैड, खाना तो अच्छा बनाती है ये गरीब गंवार देवरानी। बस प्लीज नेक्स्ट टाइम इंडक्शन पर बनाना। नीता बहू, खाना बहुत अच्छा बना है, ये ले तेरा नेग। कुलवंती जी अपने हाथ की सोने की अंगूठी निकालकर नीता को पहना देती हैं। वहीं ससुर जी नीता को एक बड़ा नौलखा हार देते हैं। शुभम नीता के लिए डायमंड का ब्रेसलेट लाता है। वहीं प्रत्येक भी उसे अच्छी सी साड़ी गिफ्ट करता है। ससुराल वालों से ढेर सारा नेक पाकर नीता बहुत खुश होती है। वहीं शीतल और जानकी तो हमेशा अपनी किटी पार्टीज में बिजी रहती थी, जिसके कारण अब नीता पूरी तरह से घर की रसोई संभाल लेती है। लेकिन रसोई मॉडर्न थी और गीता गांव की, जिस कारण नीता को खाना बनाने में काफी तकलीफ होती थी। अरे नीता, आज ना धनिया टमाटर की चटनी खाने का मन हो रहा है, बना दो। ठीक है जी, अभी बना कर लाती हूँ। नीता रसोई में जाती है और सिलबट्टा ढूंढने लगती है। नीता को सिलबट्टा कहीं नहीं मिलता तो वो स्टोर रूम में जाकर पुराना सिलबट्टा निकाल कर लाती है और उस पर चटनी पीसती है। सिलबट्टे की रगड़ से बार बार टाइल्स से आवाज आ रही थी। वहीं कमरे में बैठी जानकी जी रसोई में जाती है तो देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या गवारों वाली हरकत है बहू। अम्मा जी, उस शुभम जी को चटनी खाने का मन था तो हम उनके लिए चटपटी चटनी बना रहे थे। हमारे घर में मिक्सी है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस सामान को मिक्सर की पार्टी में डालो और बटन ऑन कर दो, 30 सेकंड में चटनी तैयार हो जाएगी। अब ये सिलबट्टा हटा यहाँ से। अब पीस रही हूँ तो पीस ही लेती हूँ। नीता सिलबट्टे पर पिसी चटनी शुभम को देती है, जो कि उसे काफी पसंद आती है। नीता खाना अच्छा बनाती थी, जिसके कारण अब शीतल और घर की बाकी औरतों को किचन में जाने से राहत थी और वो नीता को कुछ नहीं कहती थी। लेकिन नीता की गंवार हरकतें उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके कारण उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता था। वहीं एक दिन इस घर में सभी बाजार की सब्जी लाकर फ्रिज में रख देते हैं और बासी करके खाते हैं, इसीलिए तो खाने से स्वाद गायब रहता है। क्यों ना हम इस बड़े से बंगले में सब्जी के पौधे लगाकर थोड़ी बहुत खेती कर लें, वैसे भी यहाँ पौधे कम है। जिसके बाद नीता बड़े बंगले की बड़ी खिड़कियों पर सब्जी के पौधे रख देती है और जब मन होता है पौधे से सब्जी तोड़कर खाना बना लेती है। लेकिन इस हरकत से बंगले की पूरी शोभा खराब हो जाती है। What nonsense! ये भाभी कितनी गंवार है। खिड़की पर और घर के बाहर इन्होंने ये हरी घास फूस वाली सब्जी उगा रखी है। देखो तो सभी पड़ोसने कैसे हंस रही हैं। अरे ओ जानकी, सब्जी की तंगी आ गई है तो मेरे घर से ले जाओ। ये क्या बंगले में सब्जियों की खेती कर रही हो? देख लो अम्मा जी, कैसी आपकी ये गांव की गंवार हमारे बड़े बंगले की शोभा घटा रही है। अब जैसी भी है हमारे घर की बहू है,
ऐसा मत कह उसे, मैं बात करती हूँ। नीता बहू ऐसी हरकत नहीं करते। दादी जी, अब बाजार में सब्जी बहुत महंगी है, तो हम सोचे क्यों ना बंगले में ही खेती कर ली जाए, वैसे भी बहुत जगह है। इस बात पर कुलवंती भी अपना माथा पीट लेती हैं। वहीं नीता भले ही गांव की थी, वो अपनी जेठानी सास नंद सबके पैर दबाती और सबकी खूब सेवा करती, जिससे अब जेठानी का दिल भी अपनी गरीब देवरानी के लिए पिघलने लगा था। एक दिन जेठानी की सहेलियां घर आती हैं। अरे यार, तेरा घर पहले कितना अच्छा लगता था, अब ये क्या हो गया है? बंगले में कौन तार डालकर कपड़े फैलाता है? शीतल भी नीता की ये करतूत देखकर हैरान थी। वहीं शीतल की सहेलियां तारा और कुसुम शीतल पर हंसने लगती हैं। शीतल, ये क्या है? इतना बड़ा बंगला और कितना सुंदर घर है तेरा, और यहाँ तो रस्सी डालकर कपड़े सुखा रही है। आई थिंक हम गलत टाइम पर तेरे घर आए, हम जाते हैं, कभी और इन्फॉर्म करके आएंगे। वैसे भी हम पड़ोस में ही तो रहते हैं, कौन से दूर रहते हैं। जिसके बाद तारा और कुसुम दोनों घर से चली जाती हैं। वहीं नीता की इस हरकत से शीतल का दिमाग खराब हो जाता है। नीता, ये क्या है? घर के पीछे कपड़े सुखाने के लिए अलग से जगह है, फिर भी तुमने घर में रस्सी क्यों बांध रखी है? अरे दीदी, वो का है ना, बाहर धूप तेज है, तेज धूप में कपड़ों के रंग उड़ जाते हैं, इसीलिए हम घर में ही रस्सी डालकर कपड़े सुखा रहे हैं। देखो कितना बढ़िया से एसी की हवा में कपड़ा सूख रहा है। तुम बहुत ही ज्यादा गंवार हो। शीतल अपने ससुराल में आए दिन कोई न कोई ऐसी हरकत करती कि अब सास जेठानी नंद के साथ जीवन, शुभम और दादी जी को भी शर्मिंदा होना पड़ता। कभी पड़ोसने बहू की वजह से बड़े बंगले के ससुराल वालों की खिल्ली उड़ाती, तो कभी सास की सहेलियों के सामने सास को बेइज्जती महसूस करनी पड़ती। एक दिन जब शीतल और जानकी जी बाजार जा रहे थे। अम्मा जी, हम भी बाजार चले का? हमको लिपस्टिक लेनी है। ठीक है, लेकिन कोई गंवारों वाली हरकत मत करना। ठीक है अम्मा जी, हम तैयार होकर आवत हैं। नीता अपने कमरे में जाती है और चटक लाल लिपस्टिक लगा लेती है और साड़ी को उसने 2 इंच ऊपर पहन रखा था। बालों का जोड़ा बनाकर गजरा लगा लेती है। हम तैयार हो गए हैं, चलो अब चलते हैं। ये क्या गंवारपन है? इतनी ऊपर साड़ी तो भीख मांगने वाली भी नहीं पहनती, और ये क्या लिपस्टिक और सिंदूर लगा लिया है, इसका कोई मैच ही नहीं है। माँ जी, मैं इस गंवार के साथ तो मार्केट नहीं जाऊंगी। मेरा तो मूड खराब हो गया इसकी ये हरकत से। अब हम बाजार जाएंगे ही नहीं। देख लीजिए जी, आपकी लाई गाँव की संस्कारी बहू, सिर्फ इसके संस्कार ही अच्छे, बाकी सब देहाती। क्या करूँ इसका, तुम ही बताओ। भगवान, हमने तो अच्छा ही देखकर शादी की थी, और देखो नीता के आने से तुम्हें भी कितना आराम हुआ है। घर के खाने से माँ की दवाई तक सब कुछ नीता ने संभाल लिया है। खाली समय में तुम्हारे और शीतल के पैर भी दबाती है। अब इतनी खूबियां हैं तो कुछ तो खामियां भी होंगी। एडजस्ट करो। अब एडजस्ट नहीं, अब तो इसे बदलने का समय आ गया है। रितु, अपनी अर्बन ब्यूटिशियन की अपॉइंटमेंट ले, हम इसे लेकर जाते हैं। जिसके बाद रितु अपनी पर्सनल ब्यूटिशियन को कॉल करके उससे अपॉइंटमेंट लेती है और शीतल और जानकी जी नीता को सैलून लेकर जाती है। मैम, आप क्या सर्विस चाहोगी? फेशियल, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, इनका ड्रेसिंग सब कुछ चेंज करना है, इसकी काया ही पलटनी है। डोंट वरी मैम, आप बिल्कुल सही जगह पर आई, हम सब कर देंगे। जिसके बाद मिनी नीता के फेस पर फेशियल लगाना शुरू करती है। अरे इका, हमारे चेहरा पे पुट्टी काहे कर रही हो तुम लोग? हटो। अरे मैम, ये पुट्टी नहीं है, फेशियल है, इससे आप गोरी हो जाओगी। आटा छोप कर हमारे चेहरे को व्हाइट करके इसे गोरा करना चाहती हो? हमारा चेहरा खराब कर रही हो। नीता खूब बड़बड़ाई जा रही थी, लेकिन मिनी जैसे तैसे नीता का फेशियल कंप्लीट करती है। जिसके बाद नीता की वैक्सिंग की बारी थी। मिनी नीता का वैक्स कर रही होती है कि तभी अरे अम्मा रे, हमारे गोड़वा के बाल उखाड़े डाल रही है दैया। भगवान कोई बचाओ हमका, इन तो हमरा हाथ भी नोचे ले रही है। नीता इस तरह वैक्सिंग में जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिस कारण पार्लर की बाकी क्लाइंट डिस्टर्ब हो रहे थे। आई एम सॉरी मैम, हम इन्हें आगे का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, आपकी वजह से हमारे क्लाइंट गुस्सा हो रहे हैं, और प्लीज टीच योर एथिक्स। कितनी गंवार औरत हैं। इस तरह सैलून वाली नीता के साथ जानकी और शीतल को भी सैलून से बाहर निकालकर उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। दोनों को बहुत इंसल्ट होता है। रहना तो इसके साथ ही है, वरना ये हमारे बड़े बंगले की शोभा और हमारी इज्जत दोनों की धज्जियां उड़ा देगी। बहू हार नहीं मानी, इस गवार ने इतनी इंसल्ट कराई कि दिमाग खराब हो गया मेरा। चलो अब घर पर ही इसका ट्रीटमेंट करना होगा। शीतल मॉल जाकर नीता को अच्छे कपड़े दिलाती और उसके लिए अच्छी